नाजरीन, कश्मीर लाइव के साइंस सीरीज में आपका खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं, हम इसमें उन लोगों से बात करते हैं जिनकी पूरी जिंदगी लैब्स में गुजरती है, लाइब्रेरीज में गुजरती है। और ये वो ट्राइब है इंसानियत का, पढ़े लिखे लोगों का, जो यूजुअली अपना दे डोंट टेक क्रेडिट फॉर व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि उनकी ये सोच होती है कि ये जिस चीज पे काम करें उसका जब उस गुत्थी का जब हल आ जाए तो उस वही हल उनकी एक्नॉलेजमेंट होती है। तो आज इस सिलसिले में हम एक यंग रिसर्चर से बात कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड से। तो ये काफी टाइम से काम कर रहे हैं डिफरेंट इश्यूज पे, जो उन्हीं से सुनेंगे। तो ये डॉक्टर सालिक नाजकी साहब हैं इस वक्त हमारे साथ। इंग्लैंड से ऑक्सफोर्ड एक मेजर इंस्टीट्यूशन है लर्निंग का दुनिया का, तो वहाँ ये रिसर्च कर रहे हैं, पोस्ट डॉक के साथ बिजी हैं। तो हम इनसे आज बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका खुशामदीद कश्मीर लाइफ के शो में। शुक्रिया शुक्रिया मसूद साहब, मुझे बुलाने के लिए। ये जो लास्ट टाइम जो हम अभी भी वैसे उसके उसके जो नुकसानात हैं, उसके जो इम्पैक्ट रहा वो पैंडेमिक कोविड 19 का, तो उसमें आप ये जो रिसर्चर्स थे पूरी दुनिया में, एक तरफ तो उनकी जबरदस्त जरूरत थी लैब्स में, क्योंकि ये देखना था, सीक्वेंसिंग करनी थी इस वायरस की, इलाज ढूंढना था इसका। तो दूसरी तरफ से एक माहौल था खौफ का। यहाँ जब कोविड शुरू हुआ, वो शुरू हुआ 2020 स्टार्टिंग में। तो तब मैं पर्ल ब्राइट इंस्टीट्यूट है यहाँ पे यूके में। तो मैं तब वहाँ पे पोस्ट डॉग एज पोस्ट डॉग आया हुआ था। तो जैसे ही मैंने शुरू किया तो अभी एक महीना हुआ था तो कोविड शुरू हो गया। तो बाकी सब काम बंद करके सारे इंस्टीट्यूट, जो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट थे हमारे, तो उन्होंने कोविड पे काम करना शुरू किया। तो जो ये पर्ब्राइट इंस्टीट्यूट है, इसका लिंक अप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ है बहुत ज्यादा। तो रिसर्चर आपस में काम करते रहते हैं। तो ड्यूरिंग दैट टाइम क्या हुआ कि इन्होंने जो वैक्सीन वगैरह प्लेटफॉर्म वैक्सीन्स बनाए हुए थे ऑक्सफोर्ड ने, तो इन्होंने वो एनिमल टेस्ट, जो पर्ब्राइट इंस्टीट्यूट है मैंने आपको कहा, वो वेटनरी इंस्टीट्यूट है, वेटनरी वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है। तो इन्होंने वो वैक्सीन वहां भेजे हुए थे, पर्ब्राइट भेजे हुए थे। तो वहां पे मैंने जाती तौर पे तो नहीं, क्योंकि मैं अभी ज्वाइन किया था तब वहां पे। तो लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह, उसमें हमारे कश्मीरी साइंटिस्ट भी हैं और बाकी, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो उन्होंने एनिमल टेस्टिंग की, देखा किस जानवर में होता है, कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है ये। तो वो सब पब्लिश हो गया है ऑलरेडी। तो वो काफी हेल्पफुल रहा देखने के लिए कि इसका ट्रांसमिशन कहीं और बाकी जानवरों में भी तो नहीं जाए, कैसे ये दूसरे जानवरों से आता है, कैसे किस किस सेल्स में फॉर एग्जांपल ये रेप्लिकेट होता है ये वायरस, और हमारा वैक्सीन ये कामयाब रहेगा या नहीं रहेगा इसके खिलाफ। तो ये सारा जो एनिमल टेस्टिंग हुई, ये परब्राइट में हुई और यहाँ ऑक्सफोर्ड में भी हुई और बाकी जगहों पे भी हुई। तो उस दौरान यही सब रहा। तो तब बाकी सब लोग तो घर पे बैठे हुए थे मजे से, लेकिन सब साइंटिस्ट रिसर्चर सब हम लैब में ही होते पाए जाते थे। तो उस दौरान पूरा कंप्लीट यहाँ पे यूके का तो बिल्कुल कंप्लीट शट डाउन था। बिल्कुल बाहर कोई भी दिखता नहीं था, लेकिन सिर्फ जो वायरोलॉजिस्ट या रिसर्चर्स थे उनको इजी एक्सेस दिया गया था तब, कि आप लोग भाई लैब जाओ, आप काम करो। तो सालिक साहब, आपके जो रिसर्च परस्यूट्स रहे हैं, साइंटिफिक परस्यूट्स रहे हैं अब तक की जिंदगी में, अभी सफर जारी है आपका। तो इस पर बात करने से पहले थोड़ा हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी के बारे में, आपकी स्कूलिंग के बारे में, और आपके मतलब आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई, कैसे हुई, तो उसमें क्या तजुर्बे रहे। जी, मेरा ये तो लंबा सफर है और अभी चल ही रहा है। तो अभी मैं अर्ली करियर स्टेज में ही हूँ। तो अब असल में ये मैं मेरे पेरेंट्स, जो मेरे वालिद साहब है, उनकी फैमिली है काजी कदल श्रीनगर डाउनटाउन से, और मेरी मदर की फैमिली है नौशहरा श्रीनगर से। तो लेकिन मैं खुद पला बड़ा हूँ लाल बाजार एरिया में श्रीनगर के।
तो वहीं से शुरुआत हुई। तो मेरे पेरेंट्स जो थी, मेरी फैमिली लाइक काफी यही एजुकेशन एजुकेशन के पीछे पड़े थे। तो मेरे पेरेंट्स दे मेड ऑल द सैक्रिफाइसेस एंड हमें एडमिशन कराया। हम तीन भाई है, तीनों का एडमिशन कराया बर्न हॉल स्कूल में। तो मेरी पूरी पूरी एजुकेशन जो है नर्सरी से 12th तक बर्न हॉल स्कूल में ही रही है। तो उसके बाद उसके बाद मेरे जो बड़े मेरे कजन है जो कि मेरी इंस्पिरेशन है, और मेरा बड़ा भाई है, दोनों डॉक्टर है। तो उनको मैं देखता था। तो फनी बात यह है कि उनके स्ट्रगल देख के मुझे लगा कि भाई इसमें बहुत पढ़ना है, ये पढ़ाई इतना नहीं होगा मुझसे, बेहतर है कि मैं कुछ इंजीनियरिंग करूं, 3-4 साल पढूं और फिर नौक जॉब वॉब अच्छा लेके सेटल हो जाऊं। बट और उसी दौरान फिर वही एंट्रेंस की पढ़ाई शुरू हुई। तो लेकिन मेरा एक कजन मलेशिया में था, तो उसने मेरा एडमिशन वहां पे इंजीनियरिंग में कराया। तो मेरा वो एडमिशन था, तो मुझे बैक ऑफ द माइंड ये था कि मैं तो चला जाऊंगा, मैं वहां पे इंजीनियरिंग कर लूंगा अगर यहाँ पे ना भी हुआ तो फिर। लेकिन एनआईटी क्रैक नहीं हुआ मुझसे। तो एनआईटी एआई ट्रिपल नहीं हुआ, कुछ मार्क्स से मैं रह गया उसमें। बट मेरे पेरेंट्स का कुछ अलग ही ये था। मे बी वो ज्यादा जानते हैं मेरी फैमिली में। मेरे अंकल जो है, मेरे मामू, वो प्रोफेसर है, प्रोफेसर एमजेड चिश्ती में भी आप जानते हो। तो तो उन्होंने कहा कि नहीं ये सब नहीं, आप यहीं पे रहो, आप यहीं पे आप कुछ करेंगे। तो फिर मेरा एडमिशन हुआ बीवीएससी में। क्योंकि लाइक मुझे खुद बीवीएससी, बट उन्होंने ये चाहा कि मैं घर पे रहूं। मेरे मेरे पेरेंट्स, मेरे माय माय डैड, वो थोड़े ज्यादा अटैच्ड है मुझसे, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं बाहर जाऊं। तो उन्होंने मेरा एडमिशन वहीं बीवीएससी स्कॉस्ट कश्मीर में कराया। तो इनिशियली थोड़ा बहुत मैंने स्ट्रगल किया वो सब, क्योंकि हमारा जो है कि मैं पला बड़ा श्रीनगर में, सब कुछ लाल। तो हमारा एक्सपोजर नहीं था कि विद एनिमल्स, विद गाय वगैरह, हमारा बिल्कुल नहीं था। हमने अगर जानवर देखे तो यही स्ट्रे डॉग्स ही देखे थे, तो ज्यादा नहीं देखे थे। बट तो मेरा वो इंटरेस्ट भी उतना नहीं था। बट जब मैंने बीबीएससी स्टार्ट किया तो आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट भी आया। तो वहाँ पे पढ़ा लिखा, लेकिन बहुत अच्छे टीचर्स हमारे थे वहाँ पे स्कॉश कश्मीर में, उनने काफी मेहनत की हम पे। तो उन्होंने पढ़ाया। उसके बाद जब बीबीएससी खत्म किया तो फिर मैंने वो एग्जाम, ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम आता है, तो वो दिया। तो उसमें मेरा थोड़ा रैंक पीछे भी नहीं कहूँगा, ठीक ठाक रैंक थी ऑल इंडिया लेवल पे। तो उस पे हमारा पंजाब में मेरा वो माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन हुआ। लेकिन साइड बाय साइड मैंने स्कॉस्ट का भी ये दिया हुआ था, तो उसमें स्कॉस्ट कश्मीर का माइक्रोबायोलॉजी भी मुझे मिला। तो मेरा इंटरेस्ट मोस्टली यही माइक्रोबायोलॉजी लैब वर्क था फिर। तो उन्होंने ही कहा कि जो तुम पंजाब जाओ उससे अच्छा हमारी माइक्रोबायोलॉजी लैब जो कॉस्ट कश्मीर की है, प्रोफेसर शकील साहब की, तो वो तो बहुत अच्छी है, वहीं पे करो, कोई फर्क नहीं है ज्यादा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इससे काम भी अच्छा हो जाएगा और घर पे भी रहेंगे। तो उधर मैंने मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी एंड वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी किया। तो वहां पे असल में मेरा लाइक ये जो सारा जो हम मेरा जो इंटरेस्ट है वहां से शुरू हुआ, ये रिसर्च का। तो वहां पे मेरे टीचर्स जो थे, उन्होंने वो बहुत लाइक इंटेलिजेंट लोग थे। तो उन्होंने काफी मेहनत की हम पे। तो कुछ लोग बाहर से थे, कुछ वहां पे थे, बाहर से आए हुए थे, यूएस से आए हुए थे, या वहां थे, या मतलब जो प्रोफेसर शकील साहब खुद थे। तो उनकी वजह से मेरा वो इंटरेस्ट बहुत बड़ा है इसमें। तो फिर मास्टर्स, लाइक मैंने इनिशियली सोचा था चलो छोड़ो, अब केएस दे दूंगा, सब केएस दे रहे हैं, मैं भी केएस दे दूंगा। तो प्रीलिम्स मैंने क्वालिफाई किया। लेकिन जब मैं मेंस पे पहुंचा तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए नहीं है, केएस मेरे लिए नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में। मेरा जो इंटरेस्ट था वो टुवर्ड्स ज्यादा रिसर्च में था। तो मैंने इसलिए
के वो मेंस वगैरह नहीं परस्यू किया, तो मैं फिर रिसर्च में ही रहा। तो उसके बाद मैंने कांटेक्ट किया डिफरेंट, हमारे जो कश्मीरी रिसर्चर्स हैं बाहर थे, उनसे बात की कहीं पे मेरा एडमिशन वगैरह तो नहीं हो सके या नहीं हो सके, मतलब बहुत उन्होंने भी बहुत हेल्प की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन विद डिफरेंट रिसर्चर्स, एस्टैब्लिश रिसर्चर्स, या जो हु आर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग अ साइंटिस्ट, उनसे कम्युनिकेट करना इट्स वेरी नेसेसरी। तो हमारे यंगर जनरेशन्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि ये बहुत ज़रूरी है, उनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। तो तो मैंने भी ऐसे ही कम्युनिकेट किया बहुत सारे सीनियर से जो बाहर थे। तो उनमें से एक हमारे सीनियर थे डॉक्टर नदीम शबीर, जो अभी स्कॉस्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, बोला ऐसे उनकी लैब में ये है, अवेलेबल है, फुली फंडेड पीएचडी, तो आप करना चाहते हैं? तो फिर मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ। तो और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो वायरोलॉजी में था, वो 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 वाला पीएचडी जो था, और मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया था वायरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी में। हालांकि मेरी रिसर्च जो थी मास्टर्स में वो बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम परफिनियंस पे थी, बट मैं थोड़ा बहुत वो वायरसेस और इम्यूनोलॉजी की तरफ अब जाने की कोशिश कर रहा था। तो फिर इसी लाइक जब नदीम साहब ने मुझे वो ऑफर भेजा, लाइक ऐसी बात है, तो मैं वहाँ गया, मैंने हाँ बोल दिया। तो पहले तो थोड़ा बहुत साउथ कोरिया जाना है, ये थोड़ा कन्वेंशनल नहीं है, लाइक सब लोग तो यूएस यूके जाते हैं। अब तो जब मैंने घर पे बोला साउथ कोरिया जाना है, तो वो लोग थोड़ा बहुत परेशानी हुई, बोला ये कहाँ, पता नहीं कहाँ जा रहा है। बट जब मैं वहां गया तो वो बहुत लाइक हायर लेवल ऑफ एजुकेशन था वहाँ पे। लाइक ट्रेनिंग जो हमारी वहाँ पे हुई वो बहुत बढ़िया रही। तो उधर पीएचडी मैंने किया। उसके बाद जैसे ही पीएचडी खत्म हुआ, लाइक इन 4 years, फोर ईयर्स एंड सम फ्यू मंथ्स, पीएचडी खत्म हुआ, तो मैंने सोचा कि नहीं, अब इसी में, अब मैं तो वेटरनरी वायरोलॉजी में काम कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ बाहर कहीं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में देखता हूँ कहीं पे मेरा पोस्ट डॉक हो जाए, तो इससे थोड़ा मैं और सीखूं। तो मैंने इंटरव्यू दिया इधर पर्ब्राइट इंस्टीट्यूट, जो कि वन ऑफ द बेस्ट वेटरनरी वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट्स ऑफ द वर्ल्ड है। तो वेटनरी वहाँ पे सब वायरसेस जो है, वेटनरी वायरसेस ऑफ इम्पोर्टेंस, वो उन सब की वहाँ पे रेफरेंस लेबोरेटरीज हैं बहुत सारे। तो इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो मैं तो फॉर्चुनेटली उन्होंने मुझे बुलाया, वहाँ पे ऑफर किया। सो आई वेंट देयर, आई स्टेड इन Pirbright during that pandemic time. I stayed there for like 2 years and like 8 or 10 months. तो जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट खत्म हुआ, तो मैंने सोचा कि अब बेहतर है कि अब कहीं और जाऊं। तो मैंने तो ड्यूरिंग दिस कोविड पैंडेमिक जब हुआ, तो प्रोफेसर सारा गिलबर्ट इनका नाम आ गया, सब अखबारों में आया सब। तो मैं स्टार्ट किया, तो इनका काम देखा, क्या फॉलो किया। तो मैंने जैसे ही अपना प्रोजेक्ट खत्म करने वाला था, तो इन्होंने मुझे ऑफर किया वो जॉब, लकीली। सो दैट वाज लाइक स्टडिंग इन ऑक्सफोर्ड, वर्किंग इन ऑक्सफोर्ड, इट वाज लाइक माय ड्रीम। तो मैंने ऑफर एक्सेप्ट किया। फिर रिसेंटली आई स्टार्टेड वर्किंग हियर एज पोस्ट डॉक्टोरल इम्यूनोलॉजिस्ट। अभी कुछ 2-3 महीने ही हुए हैं, तो अभी मैं लाइक स्टार्ट कर रहा हूँ ये। तो ऐसा ये लॉन्ग लॉन्ग सफर तो रहा। मतलब इट्स अ मेजर थिंग वर्किंग विथ समबडी जिसका जिसका कंट्रीब्यूशन रहा वेरी रिसेंट रिसेंट डेज में। मतलब आप जिस साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, वो कोविशील्ड का जो वैक्सीन है उसके पीछे उनका हाथ है, उन्होंने उस पर काम किया है। तो ये बड़ी बात है, आप उनके साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब आपने पीएचडी किया साउथ कोरिया में, तो व्हाट वर द टेक अवेज फ्रॉम योर पीएचडी? आपने क्या किया? तो पीएचडी में मेरा जो काम था वो पर्स वायरस पे था। तो वहाँ पे मैंने पीएचडी में क्या काम किया कि मैंने देखा कि जो ये वायरस है, जब ये इन्फेक्ट करता है बॉडी को, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे रिएक्ट करता है टू दिस वायरस। ये
हम ये क्या क्या वहाँ पे इन रिएक्शन वगैरह हम कह सकते हैं क्या क्या हो जाता है ताकि ये वायरस को कंट्रोल करे। तो तो मैंने वो कॉम्प्रहेंसिव स्टडी एक की उसमें, तो उसमें देखा कि लाइक जब इन्फेक्शन स्टार्ट होता है तो स्टार्ट में इनेट रिस्पॉन्स जिसे हम कहेंगे वो कैसे शुरू होता है, कैसे सेल्स वो इम्यून सेल्स इंक्रीज होती हैं बॉडी में इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए। फिर उसके बाद हमारा अडेप्टिव रिस्पॉन्स आता है, टी सेल्स बी सेल्स वगैरह, तो वो कैसे इंक्रीज होती है, तो सब कंट्रोल कैसे करती है। फिर हमारा लोकली लाइक जो टिश्यूज में क्या इम्यून चेंजेस होती हैं, फिर हमारी लाइक सिस्टमिक फॉर एग्जांपल ब्लड में कैसे इम्यून रिस्पॉन्सेज आते हैं। तो वो ओवरऑल ये पूरा जो हमारी बॉडी में तब कैस्केड ऑफ रिएक्शंस होती है, ये कैसे कंट्रोल करती है बॉडी को, इस वायरस इन्फेक्शन को। तो उसके बाद मैंने डिफरेंट वायरसेस पे देखा कि लाइक कुछ वायरसेस जो होते हैं, जैसे अभी हमें पता है कोविड के अलग अलग वेरिएंट आए, तो कुछ वायरसेस बहुत डैमेज करते थे, लेकिन एंड पे ओमिक्रॉन आया वो बहुत उतना सीवियर नहीं था। तो ऐसे ही फिर मैंने देखा कि डिफरेंट जो इसके स्ट्रेन्स है इस वायरस के, वो कैसे बॉडी में रिएक्ट करते हैं कि एक टाइम ये मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हमारा इम्यूनोपैथोजेनेसिस मैंने चेक किया है, तो हमारा इम्यून रेस्पॉन्स कैसा रहता है। कभी कभी हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो ही डैमेज कर देता है बॉडी में, अगर वो अनकंट्रोलेबल हो। तो हमारी बॉडी कैसे ये लाइक कंट्रोल करती है इम्यून रिस्पॉन्स, वो सब हमने देखा वहां पे मेरे पीएचडी में। तो ओवरऑल मुझे मैं वहीं से मेरा इंटरेस्ट ज्यादा इस इम्यूनोलॉजी में स्टार्ट हुआ, जब मैंने देखा कि भाई हमारी बॉडी में ऐसे ये सब हो रहा है, तब जाके हमारी बॉडी हमें बचा रही है इन्फेक्शन से। तो मेजर टेक अवे यही था कि like immune system is our immune system is like an intricate system in our body, and it's like miraculous that system that almighty has bestowed us with, so which can protect us from all these pathogens. तो जब बाद में आप इंग्लैंड चले गए पोस्ट डॉक के लिए, फर्स्ट पोस्ट डॉक के लिए, तो उसमें आपका फोकस क्या रहा रिसर्च का? हाँ, तो जैसे ही मैंने आपको कहा मेरा जो इंटरेस्ट था अब इम्यूनोलॉजी और वायरल, वैसे कहूँगा वायरल इम्यूनोलॉजी, क्योंकि इम्यूनोलॉजी में तो बहुत सारी चीजें, कैंसर इम्यूनोलॉजी है, इम्यून डेफिशिएंसीज हैं वगैरह वगैरह, लाइक उसमें एक हम वायरल इम्यूनोलॉजी कहेंगे। तो मेरा इंटरेस्ट जो था अब वायरल इम्यूनोलॉजी और वैक्सीनोलॉजी में काइंड ऑफ बढ़ गया था। तो पर्ब्राइट में हमारा सिंस अगेन वो वेटनरी इंस्टीट्यूट है, तो हम उसमें एक वायरस आ रहता है, उसे हम कहते हैं इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज वायरस। तो ये वायरस बहुत लाइक इट्स काइंड ऑफ अ वीड, ये हर पोल्ट्री फार्म में मिलता है। तो ये क्या काम करता है, ये बी लिम्फोसाइट्स जो हैं हम बॉडी में, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, और जो इनका बर्ड्स का या पोल्ट्री का हम कहें, उनका उनको इम्यूनो सप्रेशन कर देता है। उस इम्यून सप्रेशन की वजह से बाकी जो यूजुअली नॉन पैथोजेनिक ये होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो भी अटैक, सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं। तो हाँ, तो ये जो प्रोजेक्ट था ये इसी वायरस के इर्द गिर्द था। तो कि तो इसमें हमने क्या देखा कि ये जो वायरस है ये कैसे इम्यूनो सप्रेशन करता है, लाइक इसमें क्या होता है, लाइक बर्ड्स में ये जब इन्फेक्ट होता है तो बर्ड्स में क्या चेंजेस होती है जो इम्यूनो सप्रेशन होता है। तो इसमें हमने इट लाइक वाज फर्स्ट टाइम कि हमने देखा कि वी डिस्कवर्ड कि टी रेगुलेटरी सेल्स जो होती हैं, जो यूजुअली इम्यून लाइक जब हमारा इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ता है तो टी रेगुलेटरी सेल्स आ जाती हैं, तो वो इम्यून को थोड़ा शांत कर देती है। तो हमने देखा कि ये टी रेगुलेटरी सेल्स बढ़ती हैं। इट वाज फॉर फर्स्ट टाइम इन आईबीडीवी इन्फेक्टेड बर्ड्स इट वाज चेक्ड। तो बट यूजुअली क्या होता है कि जो जो बर्ड्स जो ह्यूमंस में टी रेगुलेटरी सेल्स देखी गई हैं या अदर एनिमल्स में, वो बर्ड्स में लाइक फॉक्स पी3 हम उसे कहेंगे, वो नहीं होता है। तो हमें कुछ डिफरेंट देखना पड़ा कि ये और कौन सा है। तो हमने टीजीएफ बीटा पॉजिटिव वो जो टी रेगुलेटरी सेल्स हैं वो देखी। तो it was first टाइम, so maybe we think
कि अब ये पब्लिश नहीं हुआ है, तो मे बी वी थिंक कि उसकी वजह से ये इम्यूनो सप्रेशन हो जाए, हो सकता है। तो उसके बाद हमने जब एक बार देखा कि इम्यूनो सप्रेशन हुआ, तो हमने फिर चेक किया कि अब जो ये इम्यूनो सप्रेस्ड बर्ड्स हैं, ये कैसे एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, लाइक हेल्प करते हैं इवॉल्व करने में। लाइक वाइल्ड बर्ड से अगर इन बर्ड्स को एवियन फ्लू आ जाता है, फिर इनमें ऐसा क्या हो जाता है, कुछ म्यूटेशंस तो नहीं होती इस बर्ड फ्लू वायरस की जिसकी वजह से ये इजीली आगे तो फिर यही सब मेजर रहा उसमें, यही इम्यून रिस्पॉन्स एंड ट्रांसमिशन। जब आप अब फाइनली दूसरे पोस्ट डॉक के लिए आप एक निहायत ही शानदार साइंटिस्ट की लैब के साथ मुंसलिक हैं, काम कर रहे हैं, तो वहां आप किस चीज की तलाश में हैं? कोविड का तो इलाज उन्होंने ढूंढ ही लिया, लेकिन आप क्या तलाश रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पे हमारा जो भी वैक्सीन बना, तो इसमें हमारे पास तो वैक्सीन है, आ गया अब। जो जो इसमें हम, ये जो वैक्सीन यहाँ पे ऑक्सफोर्ड से बना, तो वो है चिंपैंजी एडिनो वायरस वेक्टर्ड वैक्सीन। तो इसमें ये जो एडिनो वायरस है, ये कॉमन फ्लू करता है, तो हम इन्होंने यही इसको एज अ वेक्टर यूज किया, ट्रांसपोर्टेशन यूज किया। इसमें स्पाइक प्रोटीन जो कोविड का है, जिस जो इम्यूनोजेनिक है, जिससे इम्यून रिस्पॉन्स आ जाता है, वो इसमें डाल के हमें दे दिया। अब इन्होंने डिफरेंट ट्रायल्स की, प्री क्लिनिकल ट्रायल जानवरों में की, उसके बाद ह्यूमन ट्रायल्स हुई, सब कुछ हुआ, फिर देखा कि भाई रिस्पॉन्स आता है। ये सब इसकी वजह से काफी जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो कम हुई, सिवियरिटी कम हुई। लेकिन हमारे अंदर जब ये जाता है, तो सेल्स में ऐसा क्या होता है, कि कैसे होता है, लाइक कैसे होता है कि ये इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। इसे मैं बता सकता हूँ कि हम चेक करते हैं एमएचसी, मैं एमएचसी रेस्ट्रिक्शन चेक कर रहे हैं हम, इसकी वैक्सीन एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन हम उसे कहते हैं। तो जब ये स्पाइक प्रोटीन हम कहेंगे, ये सेल्स में बनता है, तो उसके बाद इस स्पाइक, जब इस प्रोटीन, क्योंकि क्योंकि ये फॉरेन मटेरियल है, इसके छोटे छोटे पीसेस होते हैं। तो एक छोटा सा पीस एक एमएचसी प्रोटीन जिसे कहते हैं हम, उस पे फिक्स होके वो सेल बाहर अपने डिस्प्ले करती है। जब वो डिस्प्ले होता है, तब जाके हमारी डिफरेंट टी सेल्स हो, बी सेल वगैरह, वो आके इम्यून रिस्पॉन्स दिखाती है। अब ये जो प्रोसेस है इनसाइड सेल, जिसे हम एमएचसी प्रोसेसिंग या वैक्सीन एंटीजन प्रोसेसिंग या प्रेजेंटेशन कहेंगे, मैं ये स्टडी कर रहा हूं। अगर हम इस वैक्सीन में कुछ चेंजेस लाते हैं, इस एंटीजन में कुछ चेंजेस लाते हैं, तो कहीं हमारा ये वैक्सीन इम्प्रूव हो जाए, कैसे इम्प्रूव हो जाए, कैसे क्या हम कर सकते हैं फॉर फॉर फ्यूचर। तो वो सब मैं स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट नया बना है, पैंडेमिक साइंसेज इंस्टीट्यूट, इसमें हमारा फोकस है कि हम रेडी रहें फॉर फ्यूचर पैंडेमिक्स और फ्यूचर दीज एपिडेमिक्स। तो इसलिए अब जब अभी से काम शुरू होगा, तो हम आगे जाके तैयार रहेंगे इस सब के लिए। डॉक्टर नाजकी साहब, इस नॉलेज कन्वर्सेशन के आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बेसिकली वायरसेस के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ह्यूमन के मुकाबले में, और इनको ज्यादा बेहतर है कि हम कैसे सर्वाइव करेंगे दूसरी की लागत पर, बिकॉज दे यूज द होस्टस बॉडीज एंड रिसोर्सेज टू मैनिपुलेट इटसेल्फ ना। जी तो जी। अब जो कोविड ने हमको सिखाया, कोविड ने जो हमारी टेंशन बढ़ा दी, तो इस तजुर्बे को की बुनियाद पर हम कितने तैयार हैं एक नए पेंडेमिक को देखने के लिए, मैनेज करने के लिए? नया पैंडेमिक हो, वो किसी को नहीं पता किस चीज से होगा। तो जो अभी पैंडेमिक हुआ, इट वाज लाइक द मिराकुलसली हमने एक ही साल में वैक्सीन निकाला। ये तब पॉसिबल हुआ जब कि इन साइंटिस्ट ने, जहां मैं लाइक काम कर, इन्होंने 10 15 20 साल अपने दिए हुए थे इस काम में, ये वेक्टर वगैरह सब बनाने के लिए। तो अगला जो पैंडेमिक होगा, तो हम
चाहेंगे कि ना ही हो, वो बेहतर रहे। बट तैयार, अभी जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, एमआरएनए टेक्नोलॉजी अभी जो आई है इस वैक्सीन, इसमें इसको इस पैंडेमिक में, हालांकि वो पहले से थी लेकिन अप्रूव्ड नहीं थी। इस पैंडेमिक की वजह से वो अप्रूव हो गई। तो उससे जो हमारा ये प्रोटे हमारा डिफेंस है वो बहुत बढ़ गया है। तो अगली बार इंशाल्लाह वी शुड बी लाइक रेडी फॉर द पैंडेमिक। बट क्या पता किस चीज से हो, तो वो उस तो तब भी जब भी हो, तब भी थोड़ा इनिशियली टाइम तो लगेगा कि तैयारी करने में, सब वो डोजेस वगैरह, वैक्सीनेशन वगैरह में, क्योंकि ये वायरस जो है किसी को पता नहीं कब कौन सा वायरस आ जाए। तो डॉक्टर साहब, आपने अपने बिजी शेड्यूल में हमको इतना वक्त दे दिया, तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी लैब से और आपके जो निहायत ही मोतबर और निहायत ही रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि कोई नया ब्रेक थ्रू हो टेक्नोलॉजी के हवाले से, साइंस के हवाले से, बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से, तो जो हमको एक बहाना बख्शेगा आपको फिर तकलीफ देने का इस सीरीज में बात करने को। हम आपके निहायत ही मशकूर हैं आपके टाइम के लिए और आप अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। Thank you for considering me like so competent to appear in this interview show.